हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, हम पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने कि किस तरह से हम सर्किट के अंदर करंट को चेंज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी वजह से किस तरह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में अपने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, यानी जब सिर्फ एक ही कॉइल होती है और उसी के अंदर हमारा करंट फ्लो होता है और उसी के अंदर हमारा करंट जनरेट होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा करंट चेंज हो रहा है, यानी कि एक बार करंट इंक्रीज हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पे करंट डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारा क्या ग्रो हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ ग्रो हो जाता है। और हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़ चुके हैं कि करंट इंक्रीज होगा तो हमारा इंड्यूस करंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो वहां से हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, बट दोनों बैलेंस में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट क्या होता है, यानी कि इस तरह का सर्किट जिसमें हम एल यानी इंडक्टेंस यानी इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे और आर यानी रेजिस्टेंस यानी हम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। सर्किट जिसमें हम रेजिस्टर और अपने इंडक्टर को एक दूसरे के साथ सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो उस सर्किट के अंदर हमारा करंट किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, उसके लिए हम दो कंडीशन लेंगे, एक तो ग्रोथ और करंट होगी या फिर डिके ऑफ करंट, यानी या तो करंट इंक्रीज होगा या करंट डिक्रीज होगा। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा करंट कैसे चेंज होता है हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम अपने इनको इंडक्टर और हमारे रेजिस्टर को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, इनके साथ सीरीज में एक बैटरी भी कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, बैटरी क्या दे रही है, करंट अप्लाई करती है। ठीक है, बैटरी क्या देती है, करंट देती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट। मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट इन विच वी कनेक्टेड इंडक्टर, रेजिस्टर एंड बैटरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कर रहे हैं हम, एक इंडक्टर को हम इससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टर और एक बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं विद अ स्विच के साथ। अब ये स्विच क्या है, ये स्विच हमारा ऑन ऑफ होता है। अगर स्विच हमारा ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि अगर ये क्लोज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सपोज इसका इंडक्टेंस कितना है, एल, और इसका रेजिस्टेंस आर, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो है एप्सिलॉन। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो होना है। तो अब हम देखते हैं कि करंट कैसे इंक्रीज होगा, हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट इन विच a inductor, a resistor and a battery are connected in series combination। एक के बाद एक ये कंबाइन हो रही हैं। Let the initially स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा स्विच ओपन है। कैसा है, स्विच ओपन। जब स्विच ओपन होता है तो क्या होता है, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। देखो, अगर हमारे दो हैं इस तरह से दो वायर्स, इन दोनों के अगर एक डिस्टेंस है तो क्या इनमें करंट फ्लो हो पाएगा, इससे इसमें देखो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की कंडीशन अलग है, उसमें भी एक कॉइल को हमें करंट देना पड़ता है। ठीक है, तो तुम नॉर्मली सोचो कि अगर ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस में है तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगा ना, जब तक इसको ऐसे टच नहीं किया जाएगा तब तक। तो यानी जब तक हमारा स्विच ओपन रहेगा हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो क्या हो रहा है, ओपन है, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, अब जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली क्या होता है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, टाइम 0 पर करंट कितना है सर्किट के अंदर, इसने कनेक्ट होते ही फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सपोज करंट भी हमारा 0 है।
ठीक है। तो इंडक्टर का काम क्या है, पहले मुझे ये बताइए, इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्टर का काम है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना, अपोजिट करंट जनरेट करना। ठीक है, जब इनिशियली करंट जीरो है तो हमारा कोई इंड्यूस करंट भी तो नहीं होगा, यानी इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? जीरो। तो उस कंडीशन में जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? रजिस्टर के वोल्टेज के इक्वल। जो इसका वोल्टेज है और बैटरी का ईएमएफ वो क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में? इनिशियली जो हमारा एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके वोल्टेज के। और वोल्टेज कितना होगा? सपोज अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है हमारा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई आर हो जाता है। एज टाइम पासिस, अब देखो जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट से, यानी बैटरी से करंट निकलना स्टार्ट होगा। और जब ये करंट हमारा इंडक्टर में जाएगा तो ये क्या करेगा? ये एक इंड्यूस करंट जनरेट कर देगा, यानी अपोजिट करंट जनरेट कर देगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इस कंडीशन में, यानी जो ये ओरिजिनल ईएमएफ है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वो किस में चेंज हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ध्यान से समझो कि ये जो ये ईएमएफ है ये एल के अंदर जाएगा इंडक्टर के, और क्या कर रहा है? ये इस ओरिजिनल ईएमएफ को डिक्रीज करके इंड्यूस ईएमएफ में चेंज कर रहा है। ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ ऑफ इंडक्टर क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस से पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड एल डी आई अपॉन डी टी होता है, यानी कि जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ किसके इक्वल है? रेजिस्टर के वोल्टेज के इक्वल। तो जो टोटल ईएमएफ में से जो ये माइनस होगा वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टर के वोल्टेज के इक्वल। तो यानी एप्सिलॉन एट टाइम टी, या फिर लिख सकता है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम ईएमएफ कितना हो जाएगा कुछ टाइम बाद? देखो कितना होगा ईएमएफ? एप्सिलॉन माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा वोल्टेज के। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं हम, जो हमारा लूप लॉ होता है किरचॉफ का। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमें करंट आई की वैल्यू निकालनी है, ग्रोथ ऑफ करंट। करंट हमारा किस तरह ग्रो करता है? ठीक है, इस तरह से जब हमारा सर्किट होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ से क्या आएगा फॉर्मूला हमारा? तो हम इसको इधर ले जाते हैं, 1 अपॉन एल डी टी इज इक्वल्स टू, ये इसके अपॉन चला जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस आई आर डी टी। ठीक है, अब हमें क्या डी आई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डी आई की, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस आर डी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल डी टी। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो हमें क्या निकालना है? करंट आई, चेंज इन करंट डी आई है। ठीक है, चेंज इन टाइम टी है। तो इनिशियली हम मानते हैं, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा करंट कितना है? 0। ठीक है, आफ्टर सम टाइम एट टाइम t करंट क्या हो गया? करंट बिकम I, करंट हमारा I हो जाता है टाइम। तो देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस आई आर डी आई। ठीक है, इसको का इंटीग्रेट करेंगे 0 से I के बीच, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल डी टी, 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे। देखो 1 अपॉन आई है तो 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है? log x।
कितना होता है, log x होता है ना। अब देखो इसके साथ और कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन देखो, जब ax आता है, ax तो क्या हो जाता है 1/a log x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ देखना ध्यान से, माइनस आर आ रहा है इसके साथ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r log एप्सिलॉन माइनस आई आर, इंटीग्रेशन 0 to I इज इक्वल्स टू 1/L t, 0 to t। अब हम इसमें लिमिट फिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, -1/r इंटू log करंट आई एप्सिलॉन माइनस आई आर, अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट होता है माइनस log एप्सिलॉन माइनस 0 हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगी, इज इक्वल्स टू t माइनस 0, तो t/L आ जाएगी ये टर्म, ठीक है। देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आर हम इधर ले जाएंगे, log माइनस log एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू R/L t, ठीक है। ये टर्म हम चाहे तो इस माइनस को भी इधर ले जा सकते हैं, माइनस ये टर्म हो जाएगी हमारी। तो देखो ये माइनस था, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है, उससे आया है ये, इज इक्वल्स टू log a/b। ये होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a/b। अगर प्लस होता है तो log a मल्टीप्लाई b हो जाता है, तो ये वहां से ही अपॉन में आ गया है, ठीक है। ये मत सोचना कि कैसे आया। log a इज इक्वल्स टू अगर x हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे a को निकालना है तो a इज इक्वल्स टू e⁻x, e⁻x। e क्या होती है हमारी, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इस तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हमें i की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू e⁻⁻r/L t, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन, ठीक है, 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस r अपॉन एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू e⁻⁻r/L t। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो r अपॉन एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, 1 माइनस e⁻⁻r/L t। देखो क्या है, ये क्या आ रहा है, टाइम के कांस्टेंट, टाइम के साथ की टर्म है, टाइम की डायमेंशन है, और ये किसकी है, करंट की डायमेंशन। तो हम इसको टर्म को मान लेते हैं कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, इसको मानते हैं हम r/L इज इक्वल्स टू 1/τ, ठीक है। टाइम कांस्टेंट यानी कि L/R इज इक्वल्स टू टो, टाइम कांस्टेंट, और r/एप्सिलॉन को मान लेते हैं हम I0, क्या मान लेते हैं, 1/I0, एप्सिलॉन अपॉन r इज इक्वल्स टू I0, ठीक है। तो यहां से क्या आगे निकल के देखो, थोड़ी कैलकुलेशन ही है इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस टॉपिक में कि हम निकाल नहीं सकते, अगर थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो I/I0 इज इक्वल टू I/I0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e⁻t/τ, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I0 इंटू 1 माइनस 1/e⁻t/τ हो जाएगी, ठीक है, टाइम अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म में आ रही है। तो हम क्या देखते हैं कि यानी जो इसका जो ग्रोथ होगी, देखो जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि इसमें जो करंट की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, ग्रेजुअल, ई के टर्म में, यानी वो धीरे 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 करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। करंट की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली होगी, धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर मैं देखती हूँ यानी कि टाइम बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, देखो एट टाइम 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, अगर देखते हैं
कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा हमारा करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करती हूँ तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से, ये करंट I का ग्राफ है और ये टाइम t का ग्राफ है। ओके, टाइम t है, तो यानी इस तरह से हमारा करंट धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे I भी कितना है, 0 है, t इज इक्वल्स टू 0 पे। अब देखो I कैसे 0 होगा, देखो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं t इज इक्वल्स टू 0 से। I इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस 1 अपॉन 1, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, e की पावर 1 e, क्योंकि e की पावर जो 0 होती है ना वो वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इस तरह से I कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं टाइम यहाँ पे पहुँच जाती हूँ t पे, टॉ पे, कॉन्स्टेंट टाइम टॉ पे, इफ t इज इक्वल्स टू टो, यानी हम मानते हैं कि टो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम टाइम पे पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में करंट कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, I इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि टी टो अपॉन टो 1 हो जाएगी वैल्यू, और ई की जो वैल्यू होती है वो अबाउट टू 2.78 समथिंग करके होती है ऐसी, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो आई की वैल्यू होती है 0.63 आई नोट, ठीक है, क्या आएगी, 0.63 आई नोट। यानी अगर हमारा यहाँ पे टाइम टो हो गया तो यहाँ पे हमारा करंट आई नोट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है 0.63 आई नोट, यानी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ग्रो होता है। अगर मैं टाइम इनफाइनाइट ले लूँ, इफ t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, अगर टाइम हमारा इनफाइनाइट हो जाता है तो I की वैल्यू कितनी हो जाती है, I इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस, ये इनफाइनाइट है, 1 अपॉन ई रेज टू पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, ई रेज टू पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0, तो I इज इक्वल्स टू आई नोट हो जाता है इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है उसे इंड्यूस होने में, टोटल करंट को इंड्यूस होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टोटल करंट को इंड्यूस होने में क्या लगता है, इनफाइनाइट टाइम, यानी कि जो हमारा टोटल करंट अपनी जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उसे कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्लियर है। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 कंडीशन, जब हमारा टाइम 0 होता है तो हमारा करंट जो इंड्यूस होता है वो भी 0 होता है, उसके बाद अगर हमारा टाइम जो हो जाता है वो मैक्सिमम टाइम पहुंच जाता है तो इतना 0.63 आई नोट हमारा इंड्यूस होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है तो वो टोटल करंट हमारा इंड्यूस हो जाता है, बट उसके लिए इनफाइनाइट ही टाइम लगता है, यानी ये बहुत मुश्किल रेयर केस है, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिके ऑफ करंट, करंट कैसे डिक्रीज होता है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया था इंक्रीज ऑफ करंट। सपोज हम मान सकते हैं किसी सर्किट के अंदर हमारी जब बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच क्लोज है उसका, तो उसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और हम उसको बैटरी को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से स्विच को हम ओपन कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट उसमें जाना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, जो उसके अंदर करंट है वो घटना शुरू हो जाएगा ना, जब उसके अंदर और करंट जा ही नहीं रहा है तो वही करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि वो करंट हमारा कंटिन्यूसली ये इंड्यूस तो हो रहा है तो वो हमारा डिक्रीज होगा। अब वही हमें निकालना है करंट का डीके किस तरह से होता है। देखो जिस तरह से एक्सपोनेंशियली हमारा करंट ग्रो होता है ना, इसी तरह से एक्सपोनेंशियली हमारा करंट भी डिके होता है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कंसिडर वी हैव अ सर्किट, इनिशियली हमने मान लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो करंट I है ना वो आई नोट है यानी मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, बट डिस्कनेक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम स्विच को ओपन करते हैं, जैसे ही अगर हम यहाँ से स्विच को ओपन कर देंगे, हटा देंगे, सपोज ये कनेक्टेड है, ठीक है, हम इस तरह से मान के चलते हैं
इस कंडीशन में हम ऐसे मानते हैं कि इस तरह से जो है ये हमारे दोनों स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट ही खुल जाएगा, यानी करंट का फ्लो पूरे सर्किट में बंद हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ना खोल के हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वायर लेते हैं ऐसे। सपोज हम इस वायर का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो हम ये वायर ए बी को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ताकि स्विच तो ऑन हो जाए, यानी बैटरी का कनेक्शन तो हमारा कट जाए बट करंट उसमें कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इस तरह से है, ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये है और ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको तो स्विच को हटा दिया बट इन दोनों को एक वायर ए बी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है फिर भी, यानी कि अब क्या होगा, हमारा करंट का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम करंट है तो करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी तो क्योंकि डिस्कनेक्ट है तो बैटरी का ईएमएफ तो जीरो होगा, बैटरी का ईएमएफ यहाँ कोई वर्क नहीं करेगा। तो क्या होगा, जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो ही हमारे वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सो EMF माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, आई आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, क्योंकि हमें डीके ऑफ करंट निकालना है, डीके ऑफ करंट। तो यहां से डी आई कितना आएगा, डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल डी टी हो जाएगा। डी टी था, आर इसके नीचे आ जाएगा ये। तो इनिशियली क्या था, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे आई कितना था, आई नॉट। सपोज हम मानते हैं एट टाइम टी आई कितना हो रहा है हमारा, आई इज इक्वल टू आई, करंट बिकम आई, ठीक है, करंट बिकम आई, करंट हमारा आई हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आई नोट से आई के बीच में और टाइम को 0 से टी के बीच में। तो 1 अपॉन आई डी आई नोट, इनिशियली आई नोट था फिर आई हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल डी टी 0 टू टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, log I नोट टू I इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल, सॉरी आर अपॉन एल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t 0 टू t, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, log I माइनस log I नोट हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log I अपॉन आई नोट, और इसको माइनस आर अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे लिखा था ना, एल अपॉन आर को हम टाइम कांस्टेंट टो मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, माइनस टी अपॉन टो, माइनस टी अपॉन टो हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू, लोग को इधर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस टी अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट इंटू 1 अपॉन ई टू पावर टी अपॉन टू, ठीक है। ये हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा डीके ऑफ करंट है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है। तो ये क्या होगा कि करंट भी हमारा ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, धीरे धीरे ही डिक्रीज होगा। यानी कि अगर मैं इसके ग्राफ की बात करती हूँ तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा इसमें, देखो ऐसे, ये ऐसे, सपोज यहाँ पे करंट आई नोट हमारा मैक्सिमम है, तो यानी, और यहाँ पे टाइम टी इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे करंट आई इस तरह से जा रहा है, तो यानी ये धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो
ये हो गया मैक्सिमम। अब मैं टाइम टी जीरो की बात करती हूँ। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। जब टी जीरो है तो ई की पावर जीरो यानी वन, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आई नॉट के इक्वल। तो जब हमारा टी इज इक्वल्स टू जीरो है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट टाइम मैक्सिमम टाइम टो। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टो, टाइम कॉन्स्टेंट टो, यानी जब मैक्सिमम टाइम होगा तो आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आई नोट वन अपॉन ई की पावर वन। कितनी आएगी, वन अपॉन ई की पावर वन, यानी वन अपॉन ई। और ई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2.78 समथिंग, मतलब इतनी होती है अबाउट टू। तो हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी बताइए। कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी अबाउट 2.37 आई नोट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आई जो होगा, करंट जो होगा वो इतना हो जाएगा। तो यानी हम मान सकते हैं इसको, सपोज यहाँ पे टाइम टो आ गया और यहाँ पे हमने मान लिया 0.37 आई नोट है, तो यानी ये यहाँ ये इस तरह से आ जाएगा। यानी होगी यहाँ पे टाइम, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब हम देखते हैं अगर टाइम इनफाइनाइट हो, इफ टाइम इज इनफाइनाइट, इफ टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर टाइम इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू आई नोट वन अपॉन ई रेज टू पावर इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है जीरो, तो आई इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि इनफाइनाइट पे टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे करंट कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि करंट को मैक्सिमम डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट, यानी जब वो पूरा डीके होगा उसके लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से ग्रोथ ऑफ करंट में क्या होता है कि इनफाइनाइट टाइम उसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में लगता है, इसी तरह से डीके ऑफ करंट में हमें इनफाइनाइट टाइम इसकी मिनिमम वैल्यू तक आने में लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, डीके ऑफ करंट एंड ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। डीके ऑफ करंट एंड ग्रोथ ऑफ करंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरा एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, वो है मेरा एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, यानी जो हमारे इंडक्टर है इसके अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।